या मेरे बेटे के खिलाफ आदमपुर से चुनाव लड़के दिखाए, ये मेरा खुला चैलेंज है। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और प्राइम टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। प्राइम टाइम में हम डिबेट करेंगे एक बहुत ही अहम मुद्दे पर और वो मुद्दा होगा नए सफर पर कुलदीप बिश्नोई की अगर बात करें तो अब पूरी तरह से तस्वीर साफ है और वो बीजेपी में जा रहे हैं। लेकिन अब तक क्या कुछ घटनाक्रम रहा है उस पर भी बात करेंगे। क्या नफा नुकसान देखने को मिलेगा राजनीतिक तौर पर, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के छोटे बेटे और आदमपुर सीट से मौजूदा विधायक की अगर बात की जाए, कुलदीप बिश्नोई ने अपना इस्तीफा दे दिया और उसे स्वीकार भी कर लिया गया। कुलदीप बिश्नोई कल यानी 4 अगस्त को बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। उससे पहले उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था और जिस बात के संकेत उन्होंने पहले ही दे दिए थे। साथ ही आपको बता दें कि इसकी जो पुष्टि है उन्होंने आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में जाकर अपने समर्थकों के बीच में जाकर की। ये रिपोर्ट देखते हैं, फिर करेंगे चर्चा। मुसाफिर कल भी था, मुसाफिर आज भी हूँ। कल अपनों की तलाश में था, आज अपनी तलाश में हूँ। ये शब्द हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के छोटे बेटे और आदमपुर सीट से मौजूदा विधायक कुलदीप बिश्नोई के, जिन्होंने अपने अंदाज में 3 अगस्त की सुबह एक और ट्वीट किया और एक बार फिर दावा कर दिया कि वे एक मुसाफिर हैं जो कल वे अपनों की तलाश में थे और आज वो अपनी तलाश में हैं और उनकी वो तलाश 4 अगस्त को बीजेपी का दामन थाम के खत्म होगी। हरियाणा कांग्रेस के नेतृत्व और गुटबाजी से खफा कुलदीप बिश्नोई ने हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग की थी, जिसके बाद कांग्रेस ने उन्हें पार्टी के सभी पदों से हटा दिया था और खफा कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी के दिग्गज नेताओं से मुलाकात करनी शुरू कर दी थी। ऐसे में कयास लगाए जाने लगे थे कि कुलदीप बिश्नोई जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, जिसकी पुष्टि उन्होंने आदमपुर की जनता के सामने 2 अगस्त को कर दी। उन्होंने आदमपुर की जनता के बीच जाकर उनसे अपने विधायक पद से इस्तीफा देने की इजाजत ली और कहा कि इस्तीफा देने के बाद वो 4 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे। साथ ही कुलदीप बिश्नोई ने आदमपुर की जनता से अपील करते हुए कहा कि उपचुनाव में उन्हें ज्यादा से ज्यादा वोट देकर विजयी बनाएं। मैं एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि मेरे सभी कार्यकर्ताओं को, चाहे वो हरियाणा के हैं चाहे वो राजस्थान के हैं या पार्ट्स ऑफ पंजाब है, हमें पूरा सम्मान दिया जाए। चुनाव आदमपुर से कौन लड़ेगा इसका फैसला भारतीय जनता पार्टी करेगी लेकिन आदमपुर हल्के के लोगों की और मेरी इच्छा भव्य बिश्नोई को चुनाव लड़ने की अवश्य है, लेकिन फैसला जो पार्टी करेगी उसका सम्मान करूंगा। नाराजगी तो काफी पहले से थी मेरी, लेकिन उस आग में घी डालने की बात वो रही। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि कांग्रेस पार्टी जो आइडियोलॉजी थी उससे भटक गई है और जो इंदिरा जी और राजीव जी की कांग्रेस थी वो नहीं रही है। ये चाटुकारों की पार्टी रह गई है। ऐसे लोग पार्टी चला रहे हैं जिन्होंने या तो चुनाव लड़े नहीं या 30 साल पहले चुनाव कभी जीते होंगे। इस माध्यम से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आज चैलेंज करता हूं कि मैंने आपका चैलेंज स्वीकार किया। अब आप में अगर आप 10 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, मैं तो मंत्री का संतरी भी नहीं रहा कभी, तो मेरे या मेरे बेटे के खिलाफ आदमपुर से चुनाव लड़के दिखाए, ये मेरा खुला चैलेंज है। अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो फिर हरियाणा प्रदेश का पेंडा छोड़ दें। इस दौरान कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि अब समय आ गया है कि आदमपुर हल्के का वनवास खत्म किया जाए, क्योंकि आदमपुर ने करीब 27 साल का वनवास काटा है। अब हल्के का वनवास खत्म हो गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि आदमपुर हल्के के विकास में अब कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी और विकास के मामले में आदमपुर एक बार फिर उदाहरण बनेगा। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि जिन लोगों ने आदमपुर हल्के की जनता को बांटने का प्रयास किया और कमजोर करने का काम किया है, उनको अब जवाब देने का समय आ गया है। कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस छोड़कर 2009 में हरियाणा जनहित कांग्रेस का गठन किया था। चुनाव में पार्टी के 7 विधायक जीते थे, लेकिन 5 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इसके बाद लोकसभा चुनाव 2014 से पहले बीजेपी के साथ गठबंधन किया था। इसके बाद दोनों दलों ने गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा था। बीजेपी ने 8 और हजका ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा। हजका अपने कोटे की दोनों सीटें हार गई, जबकि बीजेपी ने 7 और कांग्रेस ने 1 सीट जीती। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा न होने पर बीजेपी के साथ गठबंधन टूट गया और कुलदीप बिश्नोई ने हजका का विलय कांग्रेस में कर लिया।
हरियाणा न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। आज मैं आपसे परमिशन मांगने आया हूं कि मैं इस्तीफा दे दूं कल। तो कुलदीप बिश्नोई की तरफ से यह साफ हो गया है, नई पारी बीजेपी की तरफ से खेलेंगे, लेकिन क्या कुछ चुनौतियां रहेंगी, यह बड़ी बात होगी, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में दोबारा तो जा रहे हैं, लेकिन वहां पर कड़ी मशक्कत उनको करनी तो पड़ेगी नई जगह बनाने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए। और साथ ही कुलदीप बिश्नोई के बीजेपी में जाने से बीजेपी को कितना बड़ा फायदा होगा और कांग्रेस छोड़ने से कांग्रेस को कितना बड़ा नुकसान होगा, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा। सबसे पहले भूपेंद्र सिंह गहलावत जी हमारे साथ जुड़े रहेंगे, बीजेपी से प्रवक्ता हैं। और साथ ही बात करें तो वेद प्रकाश विद्रोही जी कांग्रेस से जुड़ेंगे और अमित नेहरा जी हमारे साथ जुड़ेंगे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले विद्रोही जी आपके पास ही आएंगे। कुलदीप बिश्नोई का यह विद्रोह क्या भारी पड़ेगा कांग्रेस को या नहीं पड़ेगा? देखिए, हमने तो 10 जून को ही कुलदीप बिश्नोई का चैप्टर क्लोज कर दिया था। अब उन्होंने संघी दास बनने के लिए संघ भाजपा के आदेश को स्वीकारा और 18 जुलाई तक इसलिए इस्तीफा नहीं दिया कि उनसे राष्ट्रपति की वोट लेनी थी। और इस बीच उनकी जो भी शर्तें होंगी भाजपा के साथ, वो शर्तें आपस में अपनी मनवाते रहे। और जब उनको भाजपा में शामिल होना था तो इस्तीफा देने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए आज उन्होंने इस्तीफा दिया जी। अब मैं कुलदीप बिश्नोई जी को मुबारकबाद देता हूं कि उनका जब्त पासपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने भी वापिस नहीं किया, आज भाजपा में शामिल होने पर मिल जाएगा। मैं कुलदीप बिश्नोई को यह भी मुबारकबाद देता हूं, उनके पुत्र के खिलाफ जो लुक आउट नोटिस सीबीआई ने जारी कर रखा है, जिसके डर से उसका पुत्र लगभग 1.5 साल से भारत नहीं आ पा रहा, अब वो भारत भी आएगा। मैं कुलदीप बिश्नोई जी को इस बात की भी मुबारकबाद देता हूं कि जो भाजपा उस काला धन रखने वाली कहती थी, मनी लॉन्ड्रिंग के उसके खिलाफ केस दर्ज थे, उसका पासपोर्ट जब्त था, उसके बेटे के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर रखा था, उसको भाजपा वॉशिंग पाउडर में नहला धुलाकर गंगा पुत्र देवदूत होने का सर्टिफिकेट दे दिया। और जैसा बिश्नोई जी कह रहे हैं, उस देवदूत सर्टिफिकेट के आधार पर उनके लुकआउट जारी पुत्र को, जिसको भाजपा अपराधी मान रही थी, उसको आदमपुर से टिकट भी देगी, उसके लिए भी उनको बधाई हो। वहीं उन्होंने एक बात कही कि मैं भूपेंद्र हुड्डा को चैलेंज देता हूं कि वो मेरे खिलाफ चुनाव लड़े। उन्होंने यही चैलेंज 2006-07 में भी दिया था कि मैं चैलेंज करता हूं, इतने दिन बाद कांग्रेस की सरकार गिरा दूंगा, भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री भी रहे और 2009 के बाद अब भूपेंद्र हुड्डा को चैलेंज कर रहे हैं, मैं चुनाव मेरे खिलाफ लड़ दो। अरे तुम्हारी खुद की आदमपुर की जनता ने जब तुम्हारा बेटा लोकसभा का चुनाव लड़ा था तो 20,000 वोटों से हराया था आदमपुर हल्के। आप हमारे साधारण कार्यकर्ता के खिलाफ ही चुनाव लड़ लेना, आपको पता चल जाएगा। एक बात उन्होंने और कही कि जो कांग्रेस है तो राजीव गांधी और इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस नहीं रही, चाटुकारों की कांग्रेस बन गई। आप अगर कुलदीप बिश्नोई का 2006-07 का बयान दोबारा टेप चला लें, यही बात उन्होंने 2006-07 में कही थी। चलिए, यही तो राजनीति है विद्रोही जी, और यहाँ पर ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर मेरी बात सुन लीजिए ना सर जी, आप उसी राजनीति समझे, आपकी मर्जी है, मैं तो कुछ कह नहीं रहा जी। प्रदेश की जनता के लिए कह रहा हूँ, मैं आपके लिए नहीं। ठीक है, मैं प्रदेश की जनता को बताना चाह रहा हूँ कि ये किस चरित्र का व्यक्ति है। 2006-07 में भी उन्होंने यही कहा कि भाई चाटुकारों की पार्टी है, उसी चाटुकारों की पार्टी में ये 2016 में फिर शामिल हो गया। आज मैं फिर कह रहा हूं, 2014 में इसी कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि भाजपा धोखेबाजों की पार्टी है। अब देखना यह है कि 2 साल में, 3 साल में या 4 साल में वो भाजपा को धोखेबाज पार्टी बताकर कब भाजपा के में से भागते हैं। अब रही नुकसान की बात जी, भाई हमें तो कोई नुकसान होने वाला नहीं, हमें तो फायदा होगा। क्यों होगा फायदा, वो भी बता देता हूं।
हमने विधानसभा चुनाव में इसके कहने से 4 टिकटें दी थी अलग से, एक इसको 4 इसकी, जिसकी 4 टिकटें इसने दिलवाई, सारों की जमानतें जब्त हुई। जो जनाधार वाले नेता थे वो कांग्रेस से चले गए, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, वो सेकंड नंबर पर रहे, बहुत अच्छी वोट मिला। अब वो सारे दोबारा कांग्रेस में आ जाएंगे, हमें फायदा होगा। अब भाजपा को सोचना है कि भाजपा में सीट एक है, एक तरफ विजेंद्र सिंह जी हैं, वीरेंद्र सिंह जी के लड़के, एक तरफ दुष्यंत चौटाला जी हैं जो वहां से सांसद का चुनाव लड़े थे, अब अपने भाई को सांसद का चुनाव लड़वाना चाहते हैं, और एक तरफ कुलदीप बिश्नोई है। अब भाजपा सोचे कि इन तीनों में किसको खुश रखेगी, किसको नाराज रखेगी। ठीक है, ये तो इशारा मिल ही गया था, वो तो सामंजस्य बनाना हाईकमान का काम है, पार्टी का काम है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आता हूं आपके पास। भूपेंद्र सिंह गहलावत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गहलावत जी, बड़े ही तंज भरे लहजे में मुबारकबाद दे दी कुलदीप बिश्नोई को और एक पूरी उनकी गाथा सुना दी है यहाँ पर विद्रोही जी ने। आप क्या मानते हैं? कुनवा तो बढ़ रहा है, लेकिन जो बातें यहाँ पर कही गई है विद्रोही जी की तरफ से, इत्तेफाक रखते हैं उन बातों से? सारी बातों का जवाब ये जो भाजपा को कितना फायदा होगा नहीं होगा, ये वो कल जब ज्वाइन कर लेंगे, जब बात करेंगे। आज मैं बात करता हूँ जी। देखिए, जब से भूपेंद्र हुड्डा के हाथ में कांग्रेस की सत्ता आई है, कांग्रेस पार्टी संगठन का आया है, चाहे मुख्यमंत्री बना है, उसी दिन से ये हरियाणा में कांग्रेस को कांग्रेस मुक्त करने में लगा हुआ है और ज्यादातर लोगों को इन्होंने निपटा दिया। अब वो बहुत बड़ी लिस्ट है कि किन किन को निपटाया। अब बच कौन गए, हम चर्चा इस पे करते हैं। एक तो विद्रोही जी ने कहा कि हमारे को इनसे कोई नुकसान नहीं होगा। नुकसान तो उसको होता है जिसके पास कुछ हो। कांग्रेस पार्टी तो हरियाणा में 0 है और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के जो लोग हैं वो तो कांग्रेस के छोड़ के चले गए। जो 2-3 लोग हैं उनमें कुलदीप बिश्नोई जी भी थे, उन्होंने आज त्याग पत्र दे दिया। शैलजा को इन्होंने जबरदस्ती हटा दिया, किरण चौधरी को निकालने की ये तैयारी कर रहे हैं। और मैं ये कहूँ कि जो हरियाणा कांग्रेस है वो लोकदल हुड्डा कांग्रेस बन गई है। जितने लोग भी इनके चारों तरफ बैठे हुए हैं वो सारे लोकदल के लोग आए हुए हैं। अब ऐसे उन्होंने सुनिए, अब ऐसे तो उन्होंने ट्रेनिंग ली और जो वो लोकदल को जिन्होंने बदनाम किया, जो कब्जे का काम करते थे, दूसरे काम करते थे, आज वो भूपेंद्र हुड्डा के चारों तरफ बैठे हैं। एक भी कांग्रेस विचारधारा का आदमी उनके पास नहीं है। कहो तो मैं नाम ले लूं, क्या कांग्रेस के प्रधान बने हैं उदय भान, जिस दिन उदय भान कांग्रेस के प्रधान बने थे उसी दिन कांग्रेस 0 हो गई थी। और भजन लाल जी अगर 0 के साथ कुलदीप बिश्नोई जी रहते तो वो भी 0 हो जाते, क्योंकि 0 को जिससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, आता हूँ सर आपके पास, क्योंकि मेहमानों की एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है और चर्चा सभी से करनी है। अमित नेहरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नेहरा जी क्या कहें, क्योंकि जितनी बेहतर तरीके से आप हरियाणा की राजनीति को समझते हैं उतनी बेहतर तरीके से अगर राजनीतिक चश्मे से देखें, जो कि चाहे मैं विद्रोही जी से बात कर रहा हूं या फिर मैं बात कर रहा हूं गहलावत जी से, लेकिन आप ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं कि कुलदीप बिश्नोई का कांग्रेस से छोड़कर जाना और बीजेपी में जाना किस तरह से देखा जाए इसे? देखिए, ये तो कुलदीप जाने की उन्होंने कांग्रेस क्यों छोड़ी और बीजेपी में क्यों वो शामिल हो रहे हैं जी। लेकिन एक चीज तो सामने आई है कुलदीप के इस व्यवहार से कि कुलदीप जो डिसीजन लेते हैं वो त्वरित नहीं ले पाते, क्विक एक्शन नहीं ले पाते। पहले भी इन्होंने जब 2007 में हज का बनाई थी हरियाणा जनहित कांग्रेस, तो रोहतक में विशाल रैली की थी, तो उन्होंने तुरंत डिसीजन नहीं लिया था कि मैं त्याग पत्र देता हूं। कांग्रेसी जो सीट है ये सांसद थे लोकसभा के, और ये कह दिया था कि 6 महीने में दे दूंगा, त्याग पत्र दे दूंगा। तो वो एक डिलेमा में छोड़ दिया था, असमंजस में छोड़ दिया था कार्यकर्ताओं को, तो उसका इनको काफी नुकसान हुआ था। अब भी ये हुआ था कि कह रहे थे कि मेरे को मिलने का टाइम नहीं दिया राहुल गांधी ने, आला कमान ने
मेरे को तवज्जो नहीं दी। उसके बाद से आज तक इन्होंने काफी टाइम लगा दिया डिसीजन लेने में। तो अगर इनका अनादर हो रहा था, इनको तुरंत ये काम करना चाहिए था। लेकिन ये इनका खुद का प्रोरोगेटिव है, खुद का इनका एक इच्छा है कब शामिल हो क्या हो। लेकिन बात ये है, अगर ये कह रहे हैं कि मेरे जाने से किसी पार्टी में फायदा होगा, किसी पार्टी को, बीजेपी को मान लिया अगर ये जाते हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी में जाएंगे, तो बीजेपी के साथ इन्होंने गठबंधन किया था 2013 में, बिल्कुल बिल्कुल, जो कि 2014 के लोकसभा में भी प्रभावी था। लेकिन उसके बाद जो विधानसभा चुनाव आए अक्टूबर में, तो उसमें बीजेपी का जो आला कमान है उसमें से किसी भी नेता ने इनसे मिलने की इच्छा नहीं जताई। इन्होंने बार बार प्रयास किया कि एक मीटिंग हो जाए, कि समझौता आगे बढ़े, जो 50-50 सीट का था, 45-45 सीट का, लेकिन वो समझौता सिरे नहीं चढ़ सका। और अंतोतगत हुआ 2016 में इनको विलय करना पड़ा अपनी पार्टी का कांग्रेस के साथ। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब देखिए, अभी कह रहे हैं कि इन्होंने कहा कि कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं रही जो इंदिरा गांधी के समय की कांग्रेस थी, राजीव गांधी के समय की कांग्रेस थी, ठीक है ना। लेकिन इस बात के दूसरे पहलू भी हैं। भाई 1991 में इनके पिता चौधरी भजन लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। उस समय ना गांधी थे ना इंदिरा जी थी, तो वो कौन सी कांग्रेस थी। उसके बाद ये फिर लगातार बने रहे 2007 तक। फिर 2016 में फिर कांग्रेस में आ गई, वो कौन सी कांग्रेस थी, इनको जब पता था वो कांग्रेस नहीं है। तो ये बहुत सारी चीजें, हालांकि उनकी पसंद और नापसंद उनकी है, हम इस पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। वो कहीं भी रहें, कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, वो स्वतंत्र हैं। और उस पे ज्यादा देखो अनुचित टिप्पणी भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उनकी राजनीति है, वो जहाँ बेहतर समझे वहाँ जा सकते हैं। लेकिन इस पे थोड़ा सा ये हम तबसरा तो कर ही सकते हैं, भाई क्या रहा है अभी तक, आगे क्या होगा वो उनका भाग्य जाने। जी बिल्कुल। और विद्रोही जी, एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि आपको नहीं लगता कि कैसे भी सही एक चेहरा तो है ही हरियाणा की राजनीति के, अगर तरीके से चीज़ें चलती तो शायद आज ये नौबत ना आती और बेहतर रहता। क्योंकि अगर मनाने की कोशिश तो आपकी तरफ से की गई थी, पहले भी की गई थी, राज्यसभा चुनाव के समय भी की गई। लेकिन अगर उनकी कुछ बातें, महत्वाकांक्षाएं बहुत थी उनकी, लेकिन ठीक है वो हाईकमान का फैसला होता है, लेकिन अगर उनको कोशिश की जाती तो शायद बेहतर रहता। देखिए, आदमी यदि अपनी हैसियत के अनुसार और समय की परिस्थिति के अनुसार जो उसे दिया जाए उसे ले ले, तो उसका आदर होता है। बिल्कुल। तो उन्होंने लिया नहीं जो हम देना चाहते थे, और जो मांग रहे थे उसको देने की हमारी स्थिति भी नहीं थी और उनकी हैसियत भी नहीं थी। यही भाजपा के साथ हुआ था। भाजपा से वो जरूरत से ज्यादा मांग रहे थे, उन्होंने भी इसको बाहर का रास्ता दिखा दिया। हमारे से भी ज्यादा मांग रहे थे। अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति के साथ यही होता है जो हो रहा है। गहलोत साहब ने कहा कि मरी हुई कांग्रेस से क्या है, अच्छी बात है भाई, हम तो मरे हुए हैं, आप खुश होइए, आप क्यों चिंता कर रहे हो, आपका तो राज आ जाएगा। और इसी मरी हुई कांग्रेस ने 2019 के चुनाव में 31 सीट ली थी। और अगर कुलदीप बिश्नोई जैसों के कहने से, तंवर के जैसों के कहने से कुछ हम अपने अच्छे लोगों की टिकट नहीं काटते तो हमारी तो सरकार बनने वाली थी। उस समय भी ये उछल उछल कर कह रहे थे 80 पार, 75 पार, वो तो दुष्यंत की कृपा हो गई है, सत्ता में आ गए। आज मैं इनको कहना चाहता हूं, मेरी बात नोट कर लें, श्री गहलोत जी, भाजपा के भाइयों, 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, जनवरी 2023 के और 2023 के बीच में पूरा हरियाणा कहेगा, सुन लीजिए ना सर, मैं तो आपके बीच में नहीं बोला, मैं तो आपके बीच में नहीं बोला। ठीक है, वो 6 महीने बाद की और बात कर रहे हैं, वो भी सुन लीजिए गहलावत जी। मैं कह रहा हूं कि सारा हरियाणा कहेगा, भाजपा संघ हरियाणा से तड़ी पर, अब की बार कांग्रेस सरकार। याद रख लेना भाई साहब, ये आप 6 महीने बाद ही हरियाणा का परिदृश्य बदलेगा। और जिस कुलदीप बिश्नोई को लेकर आप गए हैं और हम पर कह रहे हैं ना कि भैया तो लोक दलवाड़ी है, फलाने, आप क्या हैं? आपके 5 सांसद कांग्रेसी हैं, 40 एमएलओ में से आधे कांग्रेसी और लोक दल वाले हैं। अपना विश्लेषण कर ले कि भाजपा क्या है।
जी ठीक है, चलिए विद्रोही जी आते हैं। भूपेंद्र जी, एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि चलिए बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं उनकी रही और कहते हैं कि महत्वाकांक्षाएं बड़ी आसानी से खत्म नहीं होती हैं, तो क्या लगता है गहलावत जी कि जो सम्मान उनको वहां कांग्रेस में नहीं मिला, उनके अनुसार, कुलदीप बिश्नोई के अनुसार, वो सम्मान क्या आपकी पार्टी में उनको मिल पाएगा? जो 2016 में अप्रैल में कुलदीप बिश्नोई ने जब पार्टी ज्वाइन की थी तो उसमें उस समय सोनिया गांधी पार्टी की प्रधान थी और राहुल उपाध्यक्ष थे, और उन्होंने दोनों ने एक वादा किया था पब्लिकली प्रेस में कि ये जो प्रेस में ठीक है, विद्रोही जी आपने अपनी बात उनको करनी दीजिए। अरे परिवारवाद में कहाँ फंस गया, सारी उम्र समाजवाद किया, परिवारवाद में फंस गया। विद्रोही जी बात पूरी कर लेनी दीजिए। ठीक है, गहलावत जी आप करिए, आप बात पूरी करिए। उन्होंने लीडिंग की बात की थी, और जब अभी उदय भान को प्रधान बनाया उससे 5-7 दिन पहले भी ये राहुल से और सोनिया से मुलाकात करके जब बाहर निकले थे तो सबके हंसते हुए चेहरे थे, लेकिन उन्होंने जो बातें इनसे की और फिर इनसे धोखा किया, और फिर जब राज्यसभा का चुनाव आया तो कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई बात नहीं अगर वादा पूरा नहीं हुआ था, और ये राहुल से अगर मिलना चाहते थे तो क्या दिक्कत थी। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये कहा कि हम इसके बगैर भी चुनाव जीत जाएंगे राज्यसभा का, और धोखे में रखा और राज्यसभा का चुनाव भी वो हार गए। अब कुलदीप बिश्नोई ने जब राज्यसभा में वोट डाल दी, देखिए हम भारतीय जनता पार्टी में वो जब शामिल हो जाएंगे जब बात करेंगे। और कांग्रेस पार्टी का मैं एक और भी बात आपसे करना चाहूंगा कि 1972 के बाद जब इमरजेंसी में बंसीलाल जी मुख्यमंत्री नहीं रहे थे, उसके बाद एक बार भी ऐसा नहीं हुआ जो भजनलाल के परिवार के बगैर कांग्रेस सत्ता में आई। 2005 में भी सत्ता में आई, चौधरी भजनलाल जी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे, 70 सीट जीत के लाए थे, और ये जिसका गुणगान कर रहे हैं, मैं रिकॉर्ड की बात कहता हूं कि 8 बार इनका परिवार चुनाव हारा है, और ये तो विधायक भी नहीं बन पाए थे। ये तो 2005 में मुख्यमंत्री बनने के बाद विधायक बने, और सारा भजनलाल जी का जो मामला था इन्होंने हड़पने का काम किया। और कुलदीप बिश्नोई तो बगैर कांग्रेस के भी चुनाव जीते हैं, लोकसभा का चुनाव भी जीते, 6 आदमी अपने चुनाव जिता कर भी लाए, और फिर 2 आदमी भी इनके चुनाव जीत कर आए। ये कहना कि कुलदीप बिश्नोई का कुछ नहीं है, ये तो भैया कांग्रेस के तो बहुत अच्छी पोजीशन में है, कांग्रेस तो आज किसी पोजीशन में ही नहीं है, और इन्होंने अपना भट्ठा बिठाना है। ठीक है, ठीक है, भूपेंद्र गहलावत जी आता हूँ आपके पास। आप देखिए अब किरण चौधरी के पीछे पड़ गए, गंजा के पीछे पड़ गए, और सुरजेवाला ने ये कहा कि जब ये उदय भान को बनाया, जब सुरजेवाला सबसे बड़े नेता है कांग्रेस के हरियाणा में, उन्होंने ये कहा कि अगर ये कुलदीप बिश्नोई को बनाते तो वो बेहतर प्रधान हो सकता था इससे। तो अब आज ये कह रहे हैं विद्रोही जी कि जब वो पार्टी से इस्तीफा दे, गहलावत जी आते हैं हमारे साथ। रजवंत बहीनवाल जी भी जुड़ गए हैं, इनेलो प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका रजवंत जी। अमित नेहरा जी के पास जा रहा था लेकिन आप जुड़ गए हैं तो आपके पास ही आ जाता हूँ। एक अच्छा मौका यहाँ पर कहेंगे आपके लिए भी, उपचुनाव होने जा रहा है, कम से कम कुछ संख्या बढ़ जाएगी सर यहाँ से अगर बात की जाए, तैयारी की जाए तो आपकी तरफ से। और कुलदीप बिश्नोई को लेकर क्या कहेंगे आप, कांग्रेस में से आप बीजेपी की तरफ जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, चाहे इनको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, आज कुलदीप बिश्नोई जी गंगा नहा लिए, आज इनको गंगा जल की तरह पवित्र कर दिया, गंगा जल छिड़क कर इनके ऊपर पवित्र कर दिया। जो भारतीय जनता पार्टी कुलदीप बिश्नोई में कमी देखती थी, आज उनमें सारी कमी दूर हो गई। और दूसरी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा कहाँ बची। आज भारतीय जनता पार्टी में किसी की भी बात करें, चाहे चौधरी बीरेंद्र सिंह की बात करें, राव इंद्रजीत सिंह की बात करें, धर्मवीर जी की बात करें, रमेश कौशिक जी की बात करें, अब आगे कुलदीप बिश्नोई जी की बात करें, ये है क्या? कांग्रेसी विचारधारा है। आज भारतीय जनता पार्टी की जो मेन पृष्ठभूमि है वो शायद पीछे है और आगे कांग्रेसी पृष्ठभूमि आ रही है, तो इनकी विचारधारा तो खत्म होगी। आज इन्होंने किस प्रकार से सत्ता को हासिल करना है वो रवैया अपनाया हुआ है, कैसे किसी के घर में फूट डाल के कैसे उनके लोगों को लेके आए, ये लालच देके ये लेके आज इनको देखा है। असल में कुलदीप बिश्नोई जी ने जो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, ये वो
कैसे भूल सकते हैं कि इससे पहले इनका गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ ही था, वो गठबंधन क्यों टूटा और आज फिर उसी पार्टी में जा रहे हैं। कुछ दिन पहले कुलदीप बिश्नोई जी भारतीय जनता पार्टी को गाली दे रहे थे और आज वो कह रहे हैं कि जो सम्मान मेरे को भारतीय जनता पार्टी में मिलेगा शायद उनकी के नेताओं से मिल रहे हैं। तो एक व्यक्ति की दो बातें, दो राय कैसे हो सकती हैं? दूसरा, उस इलाके की जनता ने इनको चुना था और उसी इलाके की जनता को किस अपने निजी स्वार्थ की वजह से छोड़ के जा रहे हैं, सदस्यता इस्तीफा दिया। मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहूंगा कि एक समय ऐसा था जब चौधरी अभय सिंह चौटाला ने किसानों के लिए इस्तीफा दिया था और अगर कुलदीप बिश्नोई जी को कोई समस्या थी, अगर कोई वो किसानों के लिए या अपने इलाके की जनता के लिए इस्तीफा देते तो शायद उसकी इलाके की जनता भी उनको अपने नेता पर गर्व करती कि हमारे ऐसे विधायक चुने थे जो हमारे लिए त्याग कर चुके हैं। लेकिन आज उन्होंने त्याग किया तो किस लिए किया है? अपने निजी त्याग किया है, अपनी राजनीतिक मंशा को पूरा करने के लिए त्याग किया है। तो ये आप सोच के देखिए, ऐसे नेताओं का कोई वजूद नहीं होता। आज कुलदीप बिश्नोई भले ही अपने मन में राजी हो जाए कि मुझे भारतीय जनता पार्टी में सम्मान मिलेगा, ये आज वो हालात हो गई जो घर के हैं ना घाट के, और किसी भी रोने के भारतीय जनता पार्टी में जाके उन्होंने अपने राजनीतिक सर्वनाश कर लिया। ठीक है, अमित नेहरा जी, क्या लगता है, अब जा रहे हैं, नई पारी का आगाज करने जा रहे हैं, नई चुनौतियां भी होंगे, आप क्या कुछ चुनौतियां देखते हैं अभी कुलदीप बिश्नोई के आगे? देखिए, वो किसी भी पार्टी में जाएं, चुनौतियां तो उनके सामने है। देखिए, उनके पास एक बहुत बड़ी विरासत है। उनके पिता चौधरी भजन लाल मुख्यमंत्री रह चुके हैं हरियाणा में 2 बार, बड़े कद्दावर मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है ना, और उनका काफी प्रभाव था। इनका भी काफी हद तक प्रभाव रहा है, लेकिन क्या ये प्रभाव किसी बड़ी पार्टी में, राष्ट्रीय पार्टी में जाके कायम रह पाएगा, ये सबसे बड़ी चुनौती है। उनका कद ही उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगा, ठीक है ना। अब जो एक दिनहीन अवस्था सामने आ रही थी पीछे कि इतना बड़े विरासत वाले एक नेता को पार्टी आलाकमान टाइम नहीं दे रही है, ठीक है ना। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या अगली पार्टी कोई दूसरी पार्टी है, वहाँ की आलाकमान उनको तवज्जो देगी, कितनी देगी, ठीक है ना। क्या उनके जो शीर्ष नेतृत्व है वो उनके लिए पलक पावड़े बिछाए रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि अब बीजेपी का उनके साथ एक्सपीरियंस है जो मैंने पहले बताया था। जो आप सितंबर अक्टूबर 2014 को देख लीजिए, उन्होंने कहाँ ट्राई नहीं किया, किस दरवाजे पे नहीं गए वो, लेकिन दरवाजे खुले नहीं बीजेपी के उनके लिए, ठीक है ना। क्या वो अपने पुराने जो अनुभव है वो भुला चुके हैं? तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है उनके लिए। हालांकि देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी वाली बात है, राजनीति में ना तो कोई स्थायी दोस्त होता ना कोई दुश्मन होता, तो वो बात है, वहां तक तो ठीक है। लेकिन उनका खुद का कद जो है वो उनके सामने चुनौती रहेगा, ये निश्चित तौर पे यही बात है। तक मैं कहूंगा कि एक एम्बिशियस है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा एम्बिशियस हैं। तो उनका ये रहता है, आप अगर उनकी राजनीति देखें, उनका व्यवहार देखें, अगर वो जिस पार्टी में है वो सत्ता में है तो वो ये चाहेंगे कि मुख्यमंत्री मैं ही बनूं। अगर वो पार्टी विपक्ष में है तो उनकी कोशिश ये रहती है कि मैं प्रदेशाध्यक्ष बनूं उस पार्टी का। तो ये जो एम्बिशन है, क्या ये दूसरी पार्टी में पूरी होगी जाके? बिल्कुल ये भी एक बहुत बड़ी बात है देखने की। तो वो कंप्रोमाइज कर पाते हैं इस बात को लेके? क्या वो समझौता कर पाएंगे? ठीक है ना, क्या अपनी जो परवान है, जो इच्छाएं हैं, उनको परवान चढ़ा पाएंगे? बिल्कुल, ये देखना, या फिर वो इसी तरह व्यवहार करेंगे, वो देखने वाली बात है। देखने वाली बात है। ये विद्रोही जी, क्या लगता है जो अमित नेहरा जी बता रहे हैं, ये सारी महत्वाकांक्षाएं थी, शायद यही वजह थी कि कांग्रेस उनको बोझ मानने लगी और उनको साइडलाइन करने की जो कोशिशें थी वो शुरू हो गई? मैं तो अमित नेहरा जी की बात का तायद ही नहीं करता। मैं तो वही बात पहले ही कह चुका हूँ कि ऐसी महत्वाकांक्षी अपरिपक्व नेता हैं और कितने दिन भाजपा में रहेंगे ये भी मैं आपसे अप्रत्यक्ष रूप से कह चुका हूँ। जल्दी धोखेबाज पार्टी कहने वाले हैं। मैं छोटी सी बात कहकर आपका सवाल का जवाब आगे भी दूंगा। जी जी जी। गहलोत साहब ने कहा कि भाई सोनिया जी ने और राहुल जी ने इनको वादा किया था, इनको अध्यक्ष बनाएंगे, इनको विपक्ष का नेता बनाएंगे। मैं चैलेंज करता हूँ भाजपा वालों को, वो एक भी अखबार की कटिंग 2016 से लेकर
2022 तक दिखा दें कि कांग्रेस नेतृत्व ने कभी उनसे ऐसा वादा किया था। मुझे मालूम नहीं कि जब सोनिया गांधी से वो मिले थे तो शायद भूपेंद्र गहलोत जी उनके लेकिन सर एक बात तो है, राहुल गांधी से मिलने की कोशिश तो की थी, राहुल गांधी से वो कई बार मिलने की कोशिश कर रहे थे। अब वादा किया नहीं किया वो बात की बात होगी, लेकिन छोटी सी बात मुलाकाती हो जाती तो शायद बेहतर रहता। अलग इशू है, आप मेरी बात तो सुन लीजिए सर, वो एक अलग इशू है। मैं आपको देख लीजिए 10 सितंबर 2011 का ये अखबार है, गडकरी जी और कुलदीप बिश्नोई का बयान है कि वो उसे मुख्यमंत्री बनाएंगे 2.5 साल के लिए और 45 सीट देंगे। मैं तो लिखित प्रमाण दे रहा हूँ। और अगला देख लीजिए, ये देख लीजिए अगस्त 2014 का अखबार है जिसमें कुलदीप बिश्नोई कह रहे हैं कि भाजपा एक धोखेबाज पार्टी है, मेरा वादा पूरा नहीं किया। तो मैं तो प्रमाण के साथ कह रहा हूँ, वो प्रमाण दे। और जहां तक राहुल गांधी का टाइम न देने का बात है, मैं आपको बताता हूं, कुलदीप बिश्नोई जी के खिलाफ लुकआउट नोटिस था, उसके बेटे के खिलाफ, इसका पासपोर्ट जब्त था। ये भाजपा से मिल चुके थे बहुत पहले। और आपको याद होगा भाजपा के मिलते मुख्यमंत्री से मिलते ही रातों रात जो नगर पालिका थी आदमपुर उसको हटाकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आज मिले और कल नोटिफिकेशन जारी हो गया कि आदमपुर नगर पालिका को पंचायत में बदला जाएगा। जब इनका समझौता, ये अच्छी बात है कि आप जो चीज बता रहे हैं वो तथ्यों के साथ बता रहे हैं, मीडिया की ही चीजों को आप बता रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर गहलावत जी सवाल ये उठता है कि सर मेरी आखिरी बात सुन लीजिए सर, आखिरी बात जी, जब हमको पता था कि वो भाजपा से सौदा कर चुके हैं और राहुल गांधी को पता था, तो उससे मिलकर हम अपना समय बर्बाद क्यों करते, उसका महत्व क्यों बढ़ाते? चलिए वोट तो नहीं जाता, कम से कम क्रॉस वोटिंग तो नहीं जब होती, भी जाता तो सर, जब भी जाता सर, ये वोट जाना था, हमें पता था, सौदा हो चुका था अपने बेटे को और खुद को बचाने के लिए। जोशी है, कांग्रेस वाले जोशी है, पता था। अरे हम जोशी नहीं है, आप सौदा हुआ था, हम क्या करें, वो हम जो कह रहे हैं सबके सामने आ गया। अब आप बताओ कि एक लुकआउट नोटिस वाले को 2 दिन के अंदर अभी मैं जवाब दे रहा हूँ, जवाब दूंगा, बताओ ना आप। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं जी गहलावत जी। देखिए इन्होंने लुकआउट नोटिस का जिक्र किया कि जिसके खिलाफ लुकआउट नोटिस था उसको मिलकर की पार्टी की पोजीशन खराब हो जाती, और जिनसे मिलने की बात हो रही है उन पे तो FIR भी लॉज है, रोज ID उनको बुला रही है, और माननीय उच्च न्यायालय ने उनकी इंक्वायरी के आदेश दिए हुए हैं। एक ऐसे आदमी जिनकी छवि सारी की सारी खराब हो, और जिस पार्टी के नेता, मैं हरियाणा की बात करूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ 6 केस है जिनमें जमानत पर हैं वो, एक ऐसी पार्टी जिसके 80% लोगों पे केस चले हुए हो भ्रष्टाचार के, और 80% लोगों पे जमानत पे हो, चाहे वो इनके फाइनेंस मिनिस्टर रहे हो पहले और चाहे दूसरे लोग रहे हो, वो आदमी लुकआउट नोटिस पे इतनी कितनी ये बड़ी बात करते हैं कि जिसके खिलाफ लुकआउट नोटिस था उससे मिलने से भी कतरा रहे थे। कितनी झूठ बोलते हैं ये लोग, ये पार्टी का सत्यानाश करने पे लगे हुए हैं। अरे भैया किसके खिलाफ, मैं कहता हूँ उठा के खिलाफ केस नहीं है क्या? उन्होंने जमानत करा रखी है, FIR लॉज हो रही है। भैया बीच में नहीं बोल रहे भैया, विद्रोही जी बीच में मत बोलिए। विद्रोही जी मैंने आपकी बात को धैर्य से सुना था, ठीक है, मैंने आपकी बात को धैर्य से सुना था, आप सुनने की कोशिश करिए, आप पे पेशेंस होनी चाहिए सुनने की। क्या आप ठीक है, गहलावत जी आता हूँ आपके पास, बिल्कुल आता हूँ। रजवंत जी हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं बहुत देर से, वो भी इंतजार कर रहे हैं, जरा उनकी तरफ भी चलते हैं। रजवंत जी आपने अभी एक बात कही थी कि महत्वाकांक्षाएं और विचारधाराएं दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन विचारधारा की आप बात कर रहे थे कि जो वहां जाते हैं, बीजेपी की आप बात कर रहे थे, तो वहां पर विचारधाराएं उनकी तो खत्म हो जाती है, लेकिन अगर ऐसा तो हर पार्टी के साथ है, अगर आपकी पार्टी में भी कोई आएगा तो विचारधारा उसको पार्टी की लेकर ही चलनी होगी। देखिए कुछ लोगों का कैसा होता है कि मैं इसी चीज के लिए बता रहा था, आज कांग्रेस में क्या चल रहा है, कांग्रेस में चल रहा है कि किस किस को खुड्डे लाइन लगाना है, किस किस को साइड लाइन लगाना है। आज कांग्रेस में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मन की चाहिए हो रही है। इससे पहले उनको देख रहा था, वो यही चीज देख रहे थे कि किसको साइड करना है। इससे पहले शैलजा जी को उन्होंने साइड लाइन किया, इससे पहले उन्होंने क्या बोल रहे अशोक तंवर जी थे, उनको भी पार्टी के बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया।
चौधरी बीरेंद्र सिंह जी है, शायद वो भी हुड्डा साहब की वजह से ही पार्टी छोड़ के गए। राव इंद्रजीत सिंह वो भी हुड्डा साहब की वजह से ही पार्टी छोड़ के गए थे। और उसके साथ साथ जो सुरजेवाला जी है, जो आज पार्टी में सेंटर लेवल पर देख रहे हैं, वो भी राज्यसभा में, वो हरियाणा से नहीं, वो भी राजस्थान से गए हैं। तो ये चीज तो आप मान सकते हो कि आज हरियाणा में चल क्या रहा है। हरियाणा में सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाना, किस प्रकार अपना वर्चस्व स्थापित करना, ये हरियाणा में चल रहा है। आज जनता ने कांग्रेस को विपक्ष का दर्जा दिया हुआ है। क्या आपको कहीं लग रहा है कांग्रेस अपना विपक्ष का जो दर्जा है उसकी भूमिका को निभाने में कहीं सक्षम है? वो विपक्ष की भूमिका नहीं दर्जा रही, वो तो सिर्फ ये देख रहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा किस प्रकार अपने आप को स्थापित कर सके। एक बार फिर से वो ये देखना चाह रहे हैं कि मेरे से उन लोगों को मैं साइडलाइन कर दूं, और आज वही हुआ। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इस मौके की तलाश में रहती है कि कांग्रेस से कौन व्यक्ति रुष्ट है, उसको जाकर उसके घर पर बैठ जाओ या उसको अपने घर पर बुला लो और उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लो। आज ये लोग कैसे कह सकते हैं कि हमने 8 साल में भारतीय जनता पार्टी को अपने विकास का कार्य बता दे और कांग्रेस अपना विपक्ष का जो दर्जा वो अपना निभाने में कहीं वो ये बता दे कि हमने जनता की कहां पर उनकी बातों को सुनवाने पर या उनको कई प्लेटफॉर्म पर रखा हो। आज दोनों पार्टियां अपने आप पर सिर्फ ये देख रही है कि कांग्रेस से निकलकर हमारे पास आ जाए। भारतीय जनता पार्टी आज कहीं ना कहीं बचने का काम कर रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो भले ही इनका एक विधायक हो, लेकिन आज वो जनता के हितों के लिए वो सड़क पर भी है, वो विधानसभा में भी है। आज जो बीएससी की बैठक हुई है उसमें ये देखिए क्या मुद्दे क्या रखे जाएंगे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा किस प्रकार सरकार को सहयोग करने का काम करते हैं। आप कल 2 दिन के बाद आपको ये भी पता लग जाएगा। ठीक है रजवन जी, आता हूं मैं आपके। अमित नेहरा जी, मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूं। आपने शुरुआत में बड़ी अच्छी चीज बताई कि एक अच्छा वर्चस्व रहा है भजनलाल परिवार की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कहीं बीजेपी की तरफ से एक तीर 2 निशाने वाली बात तो नहीं, क्योंकि अगर राजस्थान की भी बात करें तो वहां पर भी विश्नोई समाज पर एक अच्छी पकड़ मानी जाती है 30 सीटों पर करीब। तो एक तो राजस्थान हो गया, ऊपर से अब हरियाणा की अगर बात करें तो वहां पर भी एक गैर जाट चेहरे के तौर पर एक बड़ा चेहरा मिल गया। नहीं, पहले तो आपकी आखिरी लाइन से मैं शुरू करूंगा। भाई जो बिश्नोई है, कुलदीप बिश्नोई, वो गैर जाट कैसे हुए? ठीक है ना, वो खुद जाट हैं। अगर आप गैर जाट वाली बात कर रहे हैं, क्योंकि मांझू गोत्र के वो जाट जाति से हैं, संप्रदाय हालांकि उनका बिश्नोई जरूर है, तो ये बात तो आपकी खारिज हो जाती है कि वो गैर जाट है, खुद जाट है। ठीक है। हाँ, बात आई आपकी बिश्नोई, जी जी, आपकी बात आई बिश्नोई संप्रदाय पे उनका वर्चस्व। देखिए, हरियाणा की राजनीति और राजस्थान की राजनीति में दिन रात का फर्क है। ठीक है ना, जब ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री थे जी, तो उन्होंने योजना बनाई थी कि इनेलो का विस्तार राजस्थान में किया जाए। अगर आप जात पात पे ही आते हैं तो हालांकि मैं इस तरह के विश्लेषण से बचता हूँ और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक लोकतंत्र के खिलाफ है ये। बिल्कुल ठीक है ना, और एक एथिक्स के भी खिलाफ है, पत्रकारिता के एथिक्स के भी खिलाफ है ये चीज, क्योंकि लोकतंत्र में जात पात धर्म और संप्रदाय कोई जगह की बात कर रहा था कि अगर वही मैं कह रहा हूँ। अगर उसकी देखें, अगर मैं एक उससे अगर मैं करूँ तो हरियाणा की राजनीति और राजस्थान की राजनीति में दिन रात का फर्क है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने भी कार्रवाई की थी कि वहां पे वर्चस्व बनाया जाए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। आखिरी में उन्होंने अपना बोरिया बिस्तरा राजस्थान से समेटना पड़ा था, वो दाल नहीं गल पाई थी, क्योंकि उनकी गलती नहीं थी। वहाँ के जो मुद्दे हैं और चीजें, हाँ राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो एक अलग चीज है भाई, उसमें अगर कुलदीप बिश्नोई वहाँ इंस्ट्रूमेंटल होते हैं तो ये एक बेमानी होगा। हाँ, अगर देखिए कुलदीप बिश्नोई का खुद का जो जनाधार है वो सिकुड़ रहा है। बिल्कुल भाई, हमने लोकसभा चुनाव में देखा, अगर आप गढ़ मान रहे हैं हिसार क्षेत्र को, तो भव्य बिश्नोई क्यों नहीं जीते? उनको कितनी कम वोटें आई, मेरे ख्याल से 3रे या 4थे नंबर पे थे वो जमाने जब। चलिए हाँ, जो भी है तो वो चीजें आप किससे बोल रहे हैं? ये गहलावत जी आपसे ही पूछ रहे हैं कि हुड्डा साहब की भी थोड़ी सी हिस्ट्री बता दीजिए, लोकसभा में कैसा रहा प्रदर्शन। ये आप पूछेंगे तो बताएंगे। हुड्डा आज हुड्डा विषय है या कुलदीप बिश्नोई विषय है? आप बच्चा क्यों रहे? बिल्कुल। हाँ, तो फिर भाई आपको अगर बीच में बोलना, लिखड़े तोड़ने हैं तो और जगह तोड़े, भाई बात तो करने दें। ठीक है। तो बात ये है कि उनका जनाधार चिमट रहा है, जनाधार चिमट रहा है, सिकुड़ रहा है, तो वो भी बचाना उनको। भाई वो किसी राष्ट्रीय पार्टी से ही संभव होगा, तभी वो बार बार कह रहे कि मैं बीजेपी में जाऊंगा।
क्योंकि एक जो बड़ा जहाज है जो तैर रहा है उसके साथ वो वैतरणी पार कर सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। अगर उनमें कुव्वत होती, मादा होता, तो जनहित कांग्रेस क्या बुरी थी उनकी? बिल्कुल भाई, वो उसका आधार बढ़ाते, लगातार संघर्ष करते, सत्ता प्राप्त करते। लेकिन वो उनमें फिलहाल नहीं लगता कि संघर्ष करने का मादा बच्चा है। तो वो सोच रहे हैं कि भाई जितना भी है वो समेटा जाए और किसी राष्ट्रीय पार्टी के साथ, दूसरी राष्ट्रीय पार्टी के साथ अपना एक साफ सुथरा जो है वो बचाव किया जा सके। चलिए ठीक है। भूपेंद्र सिंह गहलावत जी, एक बात आपसे पूछनी थी कि अगर आज का हम देखें कुलदीप बिश्नोई का बयान, तो उन्होंने कहा है कि उनकी ये प्राथमिकता रहेगी कि भव्य बिश्नोई को वो उपचुनाव में उतारे। तो भव्य बिश्नोई की एक महत्वाकांक्षा को लेकर आ रहे हैं, उनके भविष्य को देख रहे हैं। ये महत्वाकांक्षा किस तरह से बीजेपी लेगी और क्या उनकी ये मांग जो है वो पूरी हो पाएगी? हालांकि उन्होंने भी यही बात लास्ट में कही थी कि आला कमान का फैसला होगा आखिरी। तो देखिए, आज पूरे भारतवर्ष के अंदर एक ही राष्ट्रीय पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जो दुनिया की सबसे बड़ी संगठन के तौर पर पार्टी है। इस पार्टी में कोई एक आदमी का डिसीजन लेने की पावर नहीं होती, जैसे कि कांग्रेस में है। सेंटर में माँ बेटा फैसला लेते हैं या बाबू बेटा फैसला लेते हैं। ये राष्ट्रीय पार्टी है, इसकी अपनी सिस्टम है, इसकी अपनी कमेटी होती है और वो डिसाइड करती है कि किस आदमी को, किस आदमी को हमको चुनाव लड़ाना है। और आज कुलदीप बिश्नोई ने एक बात और भी कही है कि वो एक वर्कर के तौर पर, वर्कर की हैसियत से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित की बात करती है और सारे जितने हमारे जनता है 135-40 करोड़, उनके सबका हित करने के काम राष्ट्रीय हमारी भारतीय जनता पार्टी करती है। यहाँ कोई व्यक्तिवाद की भी बात नहीं होती। पार्टी डिसाइड करेगी कि पार्टी को जो भी ठीक लगेगा वो पार्टी करेगी। इसमें हमारी पार्टी में जो भी लोग शामिल होते हैं उनकी कोई कंडीशन नहीं मानी जाती, ना कोई कंडीशन पूछती है। सबसे पहले वो पार्टी को बिना शर्त के ज्वाइन करें, फिर पार्टी डिसाइड करती है। और अभी तो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, इसलिए मैं ये चाह रहा था कि वो तो हम चर्चा कल करेंगे। लेकिन अगर उनकी महत्वाकांक्षा है, ऐसा नहीं है, हमने बहुत लोगों को बनाया। चौधरी वीरेंद्र सिंह आए थे तो क्या उनको सम्मान रखेंगे ना? ये कह रहे हैं कि आप सम्मान रखेंगे उनकी बातों का? फिर नहीं, उनको हमने मंत्री बनाया। राविंदर सिंह जी आए, उनको मंत्री नहीं बनाया क्या? रमेश कौशिक को 2 बार MP नहीं बनाया क्या? ये नहीं है। जो आदमी जिस पोजीशन का होगा और जो हमारे से जिस हिसाब की बात होगी, पार्टी जो भी चाहेगी उसका मान सम्मान क्यों नहीं करेंगे? जिस आदमी ने राष्ट्रीय हित में हमारे राज्यसभा के चुनाव में राष्ट्रीय हित में वोट किया और एक ऐसी पार्टी जो कि हर बात मिलेगा, मतलब आप कह रहे हैं कि उसका इनाम मिलेगा। विद्रोही जी, क्या लगता है, सीधे चुनौती दी है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को कि आप आइए मैदान में और आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुनौती दी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, ठीक है, वो चुनौती के बदले एक चुनौती दे दी। ठीक है गहलावत जी, मैं इस पर ही प्रतिक्रिया लेना चाह रहा था। विद्रोही जी, देखिए, पहले तो मैं गहलावत जी का सत्य अहंकार की बात करूंगा। कितना सत्ता का अहंकार है। भाजपा को लोकसभा चुनाव में 30 करोड़ वोट मिले, इसलिए वो राष्ट्रीय पार्टी एकमात्र। कांग्रेस को 20 करोड़ वोट मिले, उसको ये राष्ट्रीय पार्टी भी नहीं मान रहे। ठीक है, अपोजिशन लीडर भी नहीं है, अपोजिशन लीडर भी नहीं है आपका। अरे 20 करोड़ वोट आए हैं, इस देश की जनता ने जो दिए हैं आपको। ठीक है, राजनीतिक तस्वीरें बदलती रहती हैं। और विद्रोही जी, आप मुद्दे पर बात कीजिए। पार्टी नहीं मानते, ये सत्ता अहंकार नहीं तो क्या है? ठीक है विद्रोही जी, मैं आपसे मुद्दे पर बात करने को कह रहा हूँ। तस्वीरें राजनीतिक तौर पर बदलती रहती है, ऊपर नीचे चलता रहता है। आप इनकी भी इन्होंने कहा तो उसका जवाब नहीं, तभी तो मैं आपके पास आया हूँ विद्रोही जी। तो मैं चाहता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उपचुनाव की, जो उपचुनाव अब होगा। सर सुन लीजिए ना, इनकी बात का जवाब देख के मैं आपकी का ही तो दे रहा हूँ। ठीक है, कुलदीप बिश्नोई को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इतना ही कहा कि जब आप कांग्रेस के खिलाफ जा चुके थे तो आपको 10 जून को इस्तीफा दे देना चाहिए था। अब दे दिया, अच्छी बात है। अब वो हमें चैलेंज कर रहे हैं, अरे भैया हमारा पार्टी का उम्मीदवार लड़ेगा, हमारा कार्यकर्ता लड़ेगा, उसको हरा देना अगर तुम में दम है तो। भूपेंद्र हुड्डा का ही तो कार्यकर्ता होगा वो। कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता लड़ेगा, चाहे भूपेंद्र हुड्डा लड़े, चाहे बिश्नोई लड़े, कोई भी लड़े, होगा तो पार्टी का ही कार्यकर्ता। ठीक है, रजवन दहीवाल जी, कार्यकर्ता खड़ा होगा उसे हरा देना। आप कौन रोक रहा है आपको? कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ेगा नहीं, वो भी तुम ढूंढ के लाओगे कहीं उसे। कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं लड़ेगा। तुम भी तो ढूंढ के लाए। 10 सांसदों में 5 कांग्रेस के लाए हो ढूंढ कर। अपनी तो औकात देख लो। तुम्हारे कांग्रेस में तो कोई है ही नहीं। कांग्रेस के लाए हो,
अपनी तो औकात ये देख लो चीज कि तो मैं तुम्हारी पहले ही कह क्या चुका गहलोत औकात साहब। है। दूसरों पर उंगली गहलोत साहब, उठाने ये से चीज मैं पहले ही कह अपनी चुका हूँ कि आज इतने ही बड़े कांग्रेस हो, की है हरियाणा में, इतने बीजेपी ही है बड़ी कहाँ पर? पार्टी है तो बिश्नोई को क्यों लेकर गए? ठीक जिसको है। तुम भ्रष्ट बताते थे, देखिए, हमने हम तो भ्रष्ट नहीं बताया, कांग्रेस ने तो उसको तुमने धक्का भ्रष्ट दे दिया, बताया। हमने तो अभी उसको लिया नहीं है। नुला वो धुला जब कर ज्वाइन गंगा कल आ करेगा तो जाएंगे, कल चर्चा करेंगे। कल आ जाएंगे, वो पार्टी में इंतजार भी लाकर खत्म हो भाई, जाएगा। आज कल चर्चा करेंगे उस पे। ठीक है, इतनी वो ही आज बड़ी तो इंतजार कांग्रेस पार्टी है, ने क्यों आज करते तो हो? कांग्रेस ने धक्का दिया है, आज थोड़ी उस पर चर्चा होगी। चलिए आप ठीक है लगाओ विद्रोही जी, अपने आप वर्कर को, हिम्मत आता हूं है मैं तो। आपके पास आता हूं। रजवंत लंबी डहीवाल जी, चौड़ी क्या लगता है आंकड़े की अभी एक बजाय बात अगर अपना भी देखें, देख लो जब कि भी आदमी राजनीतिक तौर पर मुद्दा ऐसी कुछ कितना है उठापटक आपका। देखने को मिलती है तो कुछ ना कुछ मौके हर पार्टी के लिए होते हैं। और अब जिस तरह से हम जी। देखें तो उपचुनाव होंगे भी, क्योंकि विधायकी अब छोड़ दी है कुलदीप बिश्नोई ने, तो क्या माने कि यहाँ पर एक मौका है आप लोगों के पास? देखिए, निश्चित तौर पर देखिए, जब एक बार मौका मिला है तो हम किसी भी चुनाव से कभी पीछे नहीं हटते और इस चुनाव में अपने आप को सिद्ध भी करना होता है। अभी गहलोत साहब एक चीज कह रहे थे कि राव इंद्रजीत सिंह की बात आई थी कि भाई हमारे पार्टी में कोई भी आता है तो हम उसको सम्मान देने का काम करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, राव इंद्रजीत सिंह एक अच्छे जनाधार वाले नेता है और आज 5 बार के सांसद हैं। लेकिन क्या ये उस सांसद को जो दक्षिण हरियाणा की जनता ने, जो आज सरकार जो चल रही है, दक्षिण हरियाणा से विधायक भी अच्छे चुन के गए हैं और राव इंद्रजीत सिंह भी वहां से चुन के गए हैं, उनके दम पर जो आज सरकार चल रही है, क्या दक्षिण हरियाणा को जनता को सम्मान देने का काम किया है? अगर दक्षिण हरियाणा की जनता को सम्मान देने का काम करते तो कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह आज कैबिनेट मंत्री होते। लेकिन कहीं ना कहीं जनता को अपमानित करने का काम, राव इंद्रजीत सिंह को अपमानित नहीं किया, दक्षिण हरियाणा की जनता को अपमानित करने का काम किया है। तो ये चीज ना भूले कि भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है और क्या नहीं चाहती। और दूसरी बात, आज इंडियन नेशनल पार्टी वो चुनाव से पीछे नहीं हटेगी, अपने दम पर मजबूत उम्मीदवार उतार कर और एक बार फिर अपने आप को प्रूव करने का काम करेगी। हम इस मौके को नहीं गंवाना चाहेंगे। चलिए ठीक है, ठीक है। अमित नेहरा जी, एक बार मैं आपके पास आना चाहता था। आप जिस तरह की तस्वीर बनती नजर आ रही है उपचुनाव के लिए, आपसे मैं टिप्पणी चाहता था कि इसमें आपको क्या लगता है किस तरह की तस्वीर बनेगी, क्योंकि अभी आप बता रहे थे जिस तरह से कि कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई का जो पहले वाला जनाधार है वो सुकुर्द नजर आ रहा है। तो आप अगर बात करें, तस्वीर किस तरह की नजर आती है आपको? देखिए, है तो ये तुक्के वाली बात, क्योंकि अभी तक विधिवत रूप से ना तो कुलदीप बिश्नोई ने भाजपा ज्वाइन की है, दूसरी बात ना उनके बेटे को जो ये कह रहे हैं कि उनको मैं चाहूंगा कि टिकट मिले, ना उनको टिकट मिली है, ना कोई बाकी उम्मीदवारों की घोषणा हुई है। लेकिन ये कहा जा सकता, हाँ, लेकिन ये कहा जा सकता है, देखिए बात वो है भाई, हम अगर पार्टी प्रवक्ताओं की बात छोड़ दें तो देखिए इस समय हरियाणा 2 ध्रुवीय राजनीति है हरियाणा में, ठीक है ना। बाकी कोई कुछ कहता रहे, जो सत्ता पक्ष है वो मजबूत है बीजेपी, ठीक है, 40 विधायक है उनके, भाई विपक्ष है वो कांग्रेस है, भाई 30 विधायक है, आज से पहले 31 थे, आज 30 है। बिल्कुल, हाँ, तो देखिए 10 राज्यसभा में 29 रह गए थे यार, फिर वही बात है सर। ठीक है, आप नेहरा जी बात पूरी करिए। हाँ, कोई फिर मैं कुछ कह दूंगा। नहीं नेहरा जी, चुप नहीं रह जाएगा। हाँ, मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात पूरी करें, क्योंकि समय भी थोड़ा कम बच रहा है, तो मैं लास्ट कमेंट लूंगा फिर, इसलिए कह रहा हूँ। तो देखिए, विपक्ष भी कमजोर नहीं है हरियाणा की, अगर बात की जाए तो उसमें मामला देखिए काफी कांटे का रहेगा। और रही आदमपुर की बात, तो बात आ जाती है विरासत की। भाई भजन लाल परिवार का दबदबा रहा है विधानसभा क्षेत्र में, उसका निश्चित तौर पे परिवार को फायदा मिलेगा। साथ में सत्ता पक्ष है, तो सत्ता पक्ष की जो मशीनरी है, जो उनका संगठन है, उसका भी फायदा मिलेगा। चलिए, तो यहाँ पे ये देखना होगा विपक्ष अपनी जो दांव पेच है वो कैसे चलेगा, ठीक है ना, कैसे दिशा में जाएगा। लास्ट कमेंट लेना है सर, लास्ट कमेंट लेना है। भूपेंद्र जी, समय की कमी है थोड़ी सी मेरे पास। मैं तो बस यही जानना चाहता हूँ कि क्या आंकड़ा बढ़ाने के लिए कुलदीप बिश्नोई को इधर लाने की सोच के साथ इधर लाएं कि एक जनाधार लगता है देखने में, जिस तरह से अगर बात की जाए वो वजह है, या फिर आपको क्या लगता है कि जिस तरह से कुलदीप बिश्नोई आपके पास आ रहे हैं तो बहुत सारी चुनौतियां उनके सामने भी होंगी, किस तरह से पार पाएंगे वो, कैसे आप सामंजस्य बिठा पाएंगे जो कि उनको शायद कहीं ना कहीं पसंद नहीं करते? देखिए, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की और माननीय नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री की नीतियों में जो विश्वास करके हमारी पार्टी में आ रहे हैं, जो नीतियों का विश्वास करके हमारी पार्टी में आएंगे, उनको हम पूरा मान सम्मान देंगे और उनको किसी का किस्म का ये एहसास नहीं होने देंगे कि वो दूसरे घर में आए हैं। और जैसे अपने घर के लोग हमारी पार्टी के लोगों का सम्मान है, उसी तरह से हम उनको भी सम्मान देने का ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विद्रोही जी, लास्ट कमेंट आपसे। देखिए, कुलदीप बिश्नोई हमारे हिसार और सिरसा जिले के लिए बोझ थे
हमारे बोझ हट गया। चलिए बोझ था, बोझ हट गया। बहुत शुक्रिया विद्रोही जी, समय की कमी है थोड़ी सी। बहुत शुक्रिया आपका इस लास्ट कमेंट के लिए। साथ ही गिलावत जी आप भी जुड़े हमारे साथ, बहुत शुक्रिया। अमित नेहरा जी जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका सर। और साथ ही रजवंत डहीनवाल जी जुड़े, इसके लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कुलदीप बिश्नोई, जो कि कल की अगर बात करें सुबह 10:10 का टाइम उन्होंने दिया था, आप बीजेपी में जा रहे हैं, लेकिन चुनौतियां बहुत सारी उनके सामने होंगी, एक चुनौती नहीं होगी। और जो महत्वाकांक्षाएं हैं, वो महत्वाकांक्षाएं लेकर भी अगर वहां जा रहे हैं तो वो कैसे पूरी होंगी? बहुत सारे सवाल हैं जो कि धीरे धीरे साफ होंगे। उपचुनाव के लिए किस तरह की तस्वीर बनेगी, यह भी एक बड़ा सवाल होगा। फिलहाल बड़ी बहस में हम लगातार यही चर्चा कर रहे थे कि क्या अब तस्वीर बनकर उभरेगी। प्राइम टाइम डिबेट में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार। मेरे या मेरे बेटे के खिलाफ आदमपुर से चुनाव लड़के दिखाए, ये मेरा खुला चैलेंज है।